गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन के टाइम में घर पे बैठ कर के स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, और उसका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में वैसे तो मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत बताया हुआ है क्लास में, लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ कि हमारे उत्तर भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब जो 16 जो महाजनपद हैं, ये एक तरह से राज्य ही कह सकते हैं इनको। और इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जो जनपद था वो था मगध। मगध को वर्तमान में बिहार कहते हैं। तो मगध जो था और उसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जो वर्तमान में उसको पटना कहा जाता है। तो इस मगध राज्य का चंद्रगुप्त से पहले जो शासक था वो था धनानंद। इस धनानंद को मार करके चंद्रगुप्त ने मगध राज्य पर अपना क्या किया, साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो थे वो एक सामान्य व्यक्ति थे, एक आम परिवार से थे, जिनको चाणक्य ने शिक्षा और दीक्षा दे करके क्या बनाया था, राजा बनाया था। तो ये जो जब राजा बनाए गए थे तब इनको पूरे अस्त्रों की, शस्त्रों की जो शिक्षा दी गई थी इनको तक्षशिला में दी गई थी। और तक्षशिला जो था वो हमारा वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। अभी ये पूरी तरह से विखंडित हो चुका है, टूट फूट सा गया है, लेकिन उस वक्त विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ पर इनको चाणक्य वहाँ के आचार्य बोले तो प्रोफेसर या शिक्षक बोल सकते हैं, हुआ करते थे। तो इन्होंने उस वक्त चाणक्य को तक्षशिला में शिक्षा दिलवा करके मगध साम्राज्य के जो शासक थे धनानंद, उनको मार करके मगध के राज्य पर अपना शासन स्थापित किया। तो हम चंद्रगुप्त के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। जो चंद्रगुप्त थे, देखिए बच्चों, ये स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है चाणक्य, और ये जो चाणक्य है इनको कौटिल्य भी बोला गया है। कौटिल्य इसलिए बोला गया है क्योंकि ये राजनीति मामलों में बड़े ही कूटनीतिज्ञ थे। दूसरा, इनका जो वास्तविक जो मूल नाम था या वास्तविक जो नाम था वो था विष्णुगुप्त। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला के अंदर शिक्षा दीक्षा दे करके और मगध राज्य का क्या बनाया, शासक बनाया। ये देखिए बच्चों, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा मैप। ये पूरा का पूरा जो ब्राउन कलर में है ये पूरा मौर्य साम्राज्य है। इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था चंद्रगुप्त से लेकर के बिंदुसार और अशोक काल तक का, ये पूरा मौर्य साम्राज्य है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के शासकों ने क्या किया, राज किया था। और इसको अगर हम कहें तो ये अफ़गानिस्तान से भी आगे तक का क्षेत्र इसमें ले सकते हैं। खोतान वगैरह सारे इस क्षेत्र में आया करते थे। हाँ, तो चलिए अब हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जो थे वो 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। चाणक्य, जिसको मैं कौटिल्य भी बोल रही थी, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त भी है, तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया था। रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त नाम या संज्ञा की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये प्राचीनतम अभिलेख है, सबसे पुराना अभिलेख है हमारे यहाँ का, जिससे हमें इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस कौन था, सेल्यूकस आपने सुना हो, सिकंदर, जो यूनान से आया था, जिसका पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में युद्ध भी हुआ था। वैसे पोरस के बारे में आपके आगे के चैप्टर में है, जो मैं वहाँ पे बता दूंगी आपको। तो जो सिकंदर था उसका एक सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस। सेल्यूकस से किसने युद्ध लड़ा था, चंद्रगुप्त ने युद्ध लड़ा था। तो जब सेल्यूकस चंद्रगुप्त से हार गया था तब सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि की, और संधि के तहत एक शर्त ये रखी कि मैं आपका क्या बनना चाहता हूँ, आपका रिश्तेदार बनना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है ये बात, सेल्यूकस बोल रहा है। तो सेल्यूकस ने संधि के तहत अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करवा दिया, चंद्रगुप्त से करवा दिया। और ये जो विवाह था ये अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, उस टाइम का, उस वक्त का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। और ऐसे कह लो पहला ऐसा विवाह था जिसमें किसी भारतीय ने किसी विदेशी लड़की से क्या की हो, शादी की हो। तो विवाह किया, और इस विवाह के तहत संधि होने के बाद में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, और इसके बदले में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री को दहेज के रूप में जो जीते हुए क्षेत्र थे, जैसे एरिया था, अराकोसिया था, जेड्रोसिया था, ये आदि जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को दहेज के रूप में किसको दे दिया, चंद्रगुप्त को दे दिया। तो अपनी विवाह करने के बाद में फिर इसने चंद्रगुप्त के दरबार में अपना एक राजदूत रखा, और ये जो राजदूत रखा उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने यहाँ पर रह करके यहाँ की भारतीय राजनीति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और
आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को देख करके अपनी पुस्तक में इन सब का क्या किया, विवरण किया, जिसकी जानकारी हमको किस में मिलती है, इंडिका में मिलती है। और इसी मैगस्थनीज के द्वारा भारत की बहुत जगह तारीफ़ें की गई हैं। उसने बताया कि एक ऐसा राजा है जो कभी मतलब युद्ध नहीं करना चाहता है आगे से किसी से, हमेशा कैसे रहना चाहता है, मिल बांट के रहना चाहता है। मैगस्थनीज ने एक तारीफ़ और की हमारे भारत के बारे में। उसने बताया कि यहाँ के लोग मांस या मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। इसने ये भी बताया कि यहाँ के लोग अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कभी किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हुआ करती थी या कोई ऐसे अपराध नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। अब चंद्रगुप्त की थोड़ी सी हम दक्षिण विजय की बातें कर लेते हैं कि दक्षिण के जो क्षेत्र थे, यानी हमारा साउथ इंडिया था, उसके क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर इसने विजय प्राप्त करी। तो दक्षिण विजय की जानकारियाँ मिलती हैं हमको कहाँ से, तमिल के अभिलेखों से मिलती है, तमिल के जो ग्रंथ हैं वहाँ से मिलती है। तो तमिल के जो 2 ग्रंथ हैं, अहनामूर तथा मुन्नानूरू और तथा अशोक के अभिलेख से हमें इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने कहाँ कहाँ तक साउथ के अंदर अपना क्षेत्र को फैलाया। चंद्रगुप्त का मूल्यांकन। अब चंद्रगुप्त का जो मूल्यांकन है उसमें हम मूल्यांकन में क्या करेंगे, मूल्यांकन में हम बताते हैं कि ये व्यक्तित्व कैसा था, किस प्रकार का व्यक्ति था, क्या क्या चीज़ें इसको पसंद थी, क्या पसंद नहीं थी। तो चंद्रगुप्त का मूल्यांकन करें तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा थे, एक सेना नायक भी थे। सेना नायक का मतलब क्या होता है। अब हम चंद्रगुप्त के मूल्यांकन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा था, सेना नायक था तथा महान विजेता ही नहीं था, बल्कि ये एक योग्य शासक भी था। योग्य शासक कैसे कह सकते हैं हम, योग्य शासक ऐसे कह सकते हैं कि ये खुद प्रजा से अपनी समस्याओं का, यानी कि प्रजा की समस्याओं के बारे में बात करता था, अपना दरबार लगाता था, उनकी समस्याओं को बार बार पूछता था, उनकी समस्या जहाँ होती थी उसका निवारण करता था। और इसके साथ में इसका जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, उसने भी पूरा सपोर्ट करता था, क्योंकि उसने पहले धनानंद को देख लिया था कि धनानंद किस प्रकार से प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया था इसने जो उस समय के लिए क्या थी, अनुकूल थी। और ये जो व्यवस्था थी, ये अगर मैं ये कहूँ इंडिया की पहली ऐसी शासन व्यवस्था थी जो सुव्यवस्थित तरीके से लागू की गई थी। यहाँ पर हर चीज़ का ब्यौरा रखा जाता था, कितने अपराध हो रहे हैं, कैसे कैसे कर हमारे पास में आ जा रही, ये सारी व्यवस्थाएं हमको कहाँ से मिलती हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। और उसी में इन सभी के बारे में क्या की गई है, बातचीत की गई है। ठीक है, तो अब इन बात कर रहे थे चंद्रगुप्त के मूल्यांकन। तो इसके अंतिम समय जो था चंद्रगुप्त का, अंतिम समय में इसने क्या किया कि जैन धर्म को अपना लिया। अब जैन धर्म को क्यों अपना लिया, तो उसका कारण ये था कि एक समय आने के बाद जब व्यक्ति मरणासन होता है या मरने की जैसी उसकी स्थिति होती है, तो वो एहसास करने लगता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, तो उसको भी ऐसा महसूस होने लगा। तो उसने क्या किया, जैन धर्म के जो मुनि थे भद्रबाहु, उनसे जाकर के कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको एक विधि अपनानी पड़ेगी, और उस विधि का नाम था संलेखना विधि। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, ठीक है मैं तैयार हूँ। तो अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी के अंदर एक गुफा थी, उस गुफा में चला गया। और ये बात है 298 ईसा पूर्व की। और वहाँ पर संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को क्या कर दिया, इसने त्याग दिया। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पर दीक्षा क्या होती है। तो दीक्षा का मतलब होता है कि जैन धर्म की सभी जो व्यवस्थाएं थी कि किस प्रकार से इस धर्म को अपनाना है, इसकी क्या क्या नीति हैं, क्या क्या नियम हैं, उनको अपना करके और धर्म को क्या कर लेना, अपने आप पर या लागू कर लेना या क्रियान्वित कर लेना। ठीक है, श्रवणबेल जो है वर्तमान में मैसूर के कर्नाटक में है, और चंद्रगिरी जो पहाड़ी है वो चंद्रगुप्त के मरने के बाद इस पहाड़ी का नाम रखा गया है चंद्रगिरी। और संलेखना विधि का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, यानी अन्न और जल बिल्कुल ग्रहण नहीं करता, और अपने शरीर को तकलीफ़ दे करके, यानी उसको तड़पा करके क्या कर देता है, शरीर को त्याग देता है। तो ये विधि किसने अपनाई थी, यहाँ पर चंद्रगुप्त ने अपनाई थी। तो ये विधि अपनाई थी चंद्रगुप्त ने।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार का जो शासनकाल है वो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक का है। तो वैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये जो बिंदुसार था ये कोई इतने खास अच्छे शासक नहीं रहे। इन्होंने अपने पिता के साम्राज्य तक ही अपने साम्राज्य का स्थापना रखी, या यहाँ तक कि उन्होंने इसी कार्य क्षेत्र में अपना कार्य किया, कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया, क्योंकि ये थोड़े नॉर्मल टाइप के व्यक्ति थे, मतलब अपने ऐशो आराम में रहते थे। तो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार, उसने मगध साम्राज्य का कोई विस्तार नहीं किया। हाँ, इन्होंने कुछ उपाधियाँ जरूर धारण की, और वो उपाधियाँ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको उपाधियाँ बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। इनकी पहली जो उपाधि है, जो यूनानी लेख मैंने आपको पहले बता दिया था कि अब यहाँ पर चंद्रगुप्त के संबंध किससे हो गए थे, यूनान के लोगों से हो चुके थे। तो यहाँ पर अब यूनानी लेखक कहाँ रहने लग गए थे, मगध के दरबार में रहने लग गए थे। तो यूनानी लेखक जो थे उन्होंने इनको एक नाम दिया बिंदुसार को, या इनको उपनाम दिया, या इनको एक उपाधि दी, अमित्रोचैडस। स्ट्रैबो ने इनको इलेक्ट्रोकैडस बोला, फ्लिट ने इनको अमित्र घात बोला। अमित्र घात का जो मतलब होता है शत्रुओं का वध करने वाला। ये तीनों चारों नाम पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अमित्र घात तो दोबारा एग्ज़ाम में रिपीट भी हो चुका है, तो आप ये नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको इनकी नोट्स उपलब्ध करा दूंगी, मैं आपको इसकी जो PDF है वो पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इनके शासनकाल में इन लेखकों ने इनको ये उपाधियाँ दी हैं। इसके बाद में इनके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में कुछ राजदूत भी रहे, जैसे कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन था, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, इंडिका में किसकी बात की गई है, यहाँ पर भारत के बारे में बात की गई है। तो ऐसे ही यहाँ के जो राजदूत थे, वो राजदूत क्या किया करते थे, आज भी हमारे यहाँ पर राजदूत होते हैं। जैसे पाकिस्तान का राजदूत भारत में है, भारत का राजदूत पाकिस्तान में मिलेगा। हाँ, तो भारत का राजदूत आपको कहाँ मिल जाएगा, अमेरिका में मिल जाएगा। तो अमेरिका का राजदूत कहाँ पर मिलेगा, पाकिस्तान में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस मिल जाएगा। तो मैं राजदूत की बात कर रही थी। तो स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक था एंटियोकस, जो प्रथम था। उसने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा, और बिंदुसार के समय ही एक और राजा था जो मिस्र का राजा था, फिलाडेल्फस। ये नाम सारे याद कर लेना अच्छी तरह से। फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय था, जिसने पाटलिपुत्र यानी पटना में डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा। इन दोनों राजदूतों ने क्या किया, यहाँ पर रह करके भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा, उनकी जानकारियाँ देते रहे, यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीज़। तो ऐसे ये सारे राजदूत किसके काल में रहे, बिंदुसार के काल में रहे। अब हम तीसरा जो उत्तराधिकारी था, जो बिंदुसार का पुत्र भी था, उनका नाम था अशोक। अशोक जो पुत्र था, ये इनका 100वां पुत्र था, यानी इनके 99 भाई ऑलरेडी थे, उनको मार करके ही अशोक के 100 भाई थे, 100वें नंबर के खुद थे। तो इन्होंने ये जो शासन प्राप्त किया, ये शासन इन्होंने आसानी से न प्राप्त करके 99 भाइयों का वध करके फिर ये शासन प्राप्त किया था। तो बिंदुसार की इच्छा भी नहीं थी अशोक को राजा बनाने का, क्योंकि अशोक की जो माँ थी धम्मा, जिसको धर्मा भी कहते हैं और धम्मा भी कहते हैं, ये जंगल में रहती थी। ये अपने पति को छोड़ करके जंगल में चली गई थी। तो उस वक्त इनकी जो दूसरी वाइफ थी, उनके पुत्र थे सुशीम। उस सुशीम को बिंदुसार क्या बनाना चाहते थे, राजा। लेकिन अशोक ने आकर के उनका वध किया, और वध करने के बाद में मगध के शासन पे अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इन्होंने जो अपना राज्य अभिषेक, यहाँ से कैसे थे, अपना जो शासन बैठे वो 269 ईस्वी में बैठे। इन्होंने उपाधियाँ भी धारण की। उपाधियाँ जो धारण की, उन उपाधियों का हमें कहाँ कहाँ से उल्लेख मिलता है। तो एक दक्षिण भारत का मास्की एवं गुजराबी लेख है, जहाँ पर इनका क्या नाम मिलता है, अशोक। और ये अशोक न के अशोक नाम है इनका ये। और दूसरे नाम मिलता है इनका देवनाम प्रियदर्शी, एक नाम मिलता है इनका देव नाम प्रिय, और तीसरा नाम मिलता है इनका राजा। इन तीनों नामों के पीछे ये कह सकते हैं कि प्रजा ने इनको ये नाम इसलिए दिए। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है जो देवता की तरह दिखता है, जो देवताओं को क्या है, प्रिय है। और देवनाम प्रिय में भी वही आएगा कि देवताओं को प्रिय है। तो पुराणों में भी अशोक को अशोक ही कहा गया है। अब अशोक के राज्य विस्तार की बात करते हैं हम लोग, कि जो अशोक का राज्य विस्तार था, मैंने आपको मैप में दिखाया था कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था। एक अशोक ही ऐसा था जिसने चंद्रगुप्त के बाद भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पे अपना क्या किया था, साम्राज्य विस्तार किया था। क्योंकि चंद्रगुप्त की भी इच्छा थी कि उड़ीसा जो कि वर्तमान में उड़ीसा बोला जाता है, उस वक्त इसको कलिंग बोला जाता था। तो कलिंग पर अपना
अपना अधिकार करना चाहता था। लेकिन चंद्रगुप्त की ये इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई थी। इसने 1-2 बार विजय यात्राएं भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं रही थी। और कारण क्या था कलिंग पर अपना अधिकार जमाने का चंद्रगुप्त का और यहाँ पर अशोक का? कि यहाँ के जो हाथी हैं वो हाथी बड़े फेमस थे। हाथी फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये जो हाथी हुआ करते थे, ये युद्ध में पारंगत होते, युद्ध लड़ने में पारंगत होते थे। ये अपने राजा के लिए बड़े वफादार होते थे और बड़े इंटेलिजेंट टाइप के ये हाथी होते थे। तो इन हाथियों को पाने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त ने किया, लेकिन चंद्रगुप्त सफल नहीं रहा, तो अशोक ने किया और अशोक सफल रहा यहाँ पर युद्ध लड़ने में। और यहाँ के जो उस वक्त जो शासक थे वो नंदराज थे। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, कलिंग के युद्ध की बात करेंगे। हम एक बार उपाधियों की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो उपाधियाँ मैंने आपको बता दी है। राज्य विस्तार बताई थी। राज्य विस्तार में हम बात करेंगे कि उत्तर में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़। काठियावाड़ गुजरात के अंदर है। मैं एक बार आपको मैप में दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मैप है। इस मैप में देखेंगे आप कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से लेकर के अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, ये पूरा ब्राउन कलर में जो नज़र आ रहा है वो ये क्षेत्र पे किसने अधिकार कर लिया था? यहाँ पर अशोक। और आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये जो अशोक थे, इसके बाद के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो एक योग्य शासक नहीं थे और उन्होंने किसी प्रकार का भी कोई विस्तार नहीं किया। तो ये जितना भी ब्राउन जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये अशोक के साम्राज्यिक विस्तार का ही क्या है? प्रमाण है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर बसाया, वो श्रीनगर किसने बसाया था? यहाँ पर अशोक ने बसाया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमको कल्हण की रास तरंगिणी में मिलती है। और ये जो कल्हण की रास तरंगिणी नामक पुस्तक है, ये भारत की अगर मैं कहूँ तो पहली ऐसी पुस्तक है जो लिखित रूप में और एक प्रमाणित पुस्तक है जिसमें कि पूरी तरह से भारतीय इतिहास की क्या दी गई है? जानकारी दी गई है। नेपाल के अंदर भी अशोक ने एक नगर बसाया था जिसका नाम था ललित नगर। इसको ललित पतन भी कहा जाता है। ये दोनों नगर बसाए गए थे। और विशेषता नदी कहा जाता था झेलम नदी को, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा श्रीनगर। अब मैं बात करती हूँ अशोक के धर्म के बारे में। अशोक का जो धर्म था, जो अशोक का धर्म बोलो या चंद्रगुप्त का धर्म बोलो या मौर्य साम्राज्य का जो धर्म था, वो शैव धर्म हुआ करता था। लेकिन चंद्रगुप्त ने शैव धर्म को त्याग करके अपने अंतिम समय में कौन से धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को। ऐसे ही अशोक ने भी शैव धर्म को त्याग करके कौन सा धर्म अपना लिया था अपने अंतिम समय में? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और ये बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण भी था जो कलिंग युद्ध से प्रारंभ होता है, जो मैं आपको आगे की साइड बताऊंगी। तो अब मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में ये बताती हूँ कि अशोक पहले शिव का उपासक थे। रास तरंगिणी में इसकी बात की हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो मोगली पुत्र तिस नामक के धार्मिक गुरु थे बौद्ध धर्म के, उनसे ये दीक्षा शिक्षा प्राप्त की और इस धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। कलिंग का युद्ध मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो कलिंग का युद्ध था वो इनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देने वाला युद्ध था। इस युद्ध में वैसे तो ऐसे कहा जाता है कि जो अशोक थे वो बड़े ही क्रूर टाइप के व्यक्ति थे, यानी क्रूर टाइप के शासक थे। इनको किसी पे कोई दया धर्म नहीं थी। लेकिन इस युद्ध ने इस अशोक को पूरी तरह से एक आम आदमी बना के रख दिया। अशोक के अभिलेख के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा नंदराज था और कलिंग की राजधानी यहाँ की क्या हुआ करती थी? तोशली। यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया कि हाथियों के लिए फेमस थी और इसी उद्देश्य से अशोक ने और चंद्रगुप्त ने कोशिश की। अशोक यहाँ पर मतलब जीता भी था। तो कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। लेकिन जब स्थापना तो कर दी, लेकिन जब ये उस युद्ध को जीतने के बाद भेरी घोष लगाने के लिए जब चट्टान पे खड़ा हुआ, तो उस चट्टान पे खड़े होते ही इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे देखा नहीं गया, इतना हृदय विदारक था वो सीन कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। महिलाएं जो हैं वो रो रही हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, चारों तरफ लाशें ही लाशें फैली हुई हैं और उन लाशों से भी मतलब एक अजीब सी तड़पन दिखाई दे रही है। उन लाशों को देख करके चंद्रगुप्त ने उसी वक्त यह घोषणा करी कि मैं किसी प्रकार का कोई जयकारा नहीं लगाऊंगा। भेरी घोष को जयकारा कहा जाता है। कोई भेरी घोष का जयकारा न लगा करके मैं कौन से घोषणा करता हूँ? मैं धर्म की घोषणा करता हूँ, यानी धर्म की घोषणा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा और न ही मैं किसी प्रकार के किसी प्राणी की हत्या करूंगा। और मैं ही नहीं, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हत्या नहीं करेगा। इस चीज़ का जो वर्णन है, इस बात का वर्णन है, वो कौन से अभिलेख से मिलती है हमको? 13वें अभिलेख से मिलती है। ठीक है। तो ये अशोक की बातें हो गई जो मैंने आपके अशोक के बारे में बता दी है। अब अगर मैं बात करूँ मौर्य वंशज
जो हैं वो कौन कौन थे जो आगे चल के सक्सेस भी नहीं हुए, और न इन्होंने कोई साम्राज्य विस्तार किया, और न ही अशोक की किसी जो अशोक की धम्म नीति थी उसको आगे चल कर के उन्होंने प्रसारित किया। तो उनका नाम सुन लीजिए। अशोक के बाद में आए जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालुशु, देववर्मन आदि शासकों ने यहाँ पर शासन किया। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वृद्धरथ। और वृद्धरथ के सेनापति थे पुष्यमित्र ने इनकी क्या कर दी थी? रास्ते में जाते हुए इनकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की मदद पर क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। तो बच्चों मैं यहाँ तक तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। कल हम बात करेंगे अशोक के धम्म के बारे में।